स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके एनालिसिस के प्रोसीजर क्या होते हैं। आज हम उसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक एनालिसिस करते हैं कंटिन्यूस बीम का यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। सिंपल 2 स्पान बीम है, ए बी एंड बी सी। ए बी पे 60 किलो न्यूटन का यूडीएल है और बी सी पे एक पॉइंट लोड है 100 किलो न्यूटन का। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम होता था क्या निकालने का, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन कंपोनेंट्स और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने को पता होती 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स क्या है, क्योंकि फिक्स एंड है तो यहाँ पे 3 है, ये रोलर है तो 1 है और यहाँ पर भी रोलर है तो ये 1 है। बी और सी दोनों रोलर है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट विल बी 5, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी 3। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हो जाएगा 5 - 3 = 2। तो अब 2 आया है, तो जैसे हमने पहले प्रोसीजर में देखा था कि सेलेक्ट एम ए एंड एम बी एज रिडंडेंट फोर्सेज। अब यहाँ पे एम ए एंड एम बी रिडंडेंट फोर्सेस लेंगे। तो एम ए और एम बी हम रिडंडेंट फोर्सेस कहाँ लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सी जो है एक सिंपली सपोर्टेड एंड है और लास्ट एंड है, तो यहाँ पे हमारे मोमेंट्स क्या होंगे, जीरो ही होंगे। ठीक है, तो हमें एम ए और एम बी कहाँ लेना है, एक तो फिक्स एंड पे लेना है और एक कंटिन्यूस बीम पे जो ये बी सपोर्ट है, क्योंकि वो कंटिन्यूस है तो वहाँ पर हमको मोमेंट लेना है। तो हमने एम ए एंड एम बी सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कह सकता हूँ एम ए और मैं इसको कह सकता हूँ एम बी। रिलीज स्ट्रक्चर इज द 2 इंडिपेंडेंट सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी एंड बी सी। जो मेरी ए बी बी जो पूरी कंटिन्यूस बीम थी उसको मैंने 2 सिंपली सपोर्टेड पार्ट में ले लिया, एक ए बी और एक दूसरा बी सी। ये आपका एम ए है और ये आपका दोनों बी पॉइंट पे लग रहा है, तो ये आपका एम बी है, जो कि कंसिस्ट ऑफ अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज रिलीज स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्री मोमेंट डायग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना होगा। सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बीम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, पहली वाली जो ए बी स्पान है, ए बी स्पान में कैसा लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, तो उसका मुझे पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, WL²/8। तो 60 × 4²/8 इट विल बी 120 किलो न्यूटन मीटर। और ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। इन BC portion, the free body diagram is symmetric triangle with maximum ordinate m = WL/4। BC में आपको एक पॉइंट टोट लगा था और पॉइंट टोट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन होती है WL/4। तो इट विल गिव 100 × 3/4 = 75 किलो न्यूटन मीटर। कंजुगेट बीम फॉर रिलीज स्ट्रक्चर हैज़ 2 सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अब इसको मैंने क्या करना है, कॉन्जुगेट बीम बनाना। तो कॉन्जुगेट बीम क्या होता था कि जो भी लोडिंग होता है उसी को मैं मोमेंट में चेंज करता हूँ और उसको डिवाइडेड बाय EI करता हूँ, उस लोडिंग को मैं अपनी बीम पर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो ओरिजिनल बीम की कॉन्जुगेट बीम हो जाती है। तो ये मेरा कैसा था, पैराबोलिक कर्व था और उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी 120/EI। 120 कहाँ से आया था, मेरा बेंडिंग मोमेंट इन AB स्पान आया था, और ये मेरा 75 बेंडिंग मोमेंट इन BC स्पान आया था, तो 75/EI। ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से मेरी बीम्स को मैंने कॉन्जुगेट बीम में चेंज कर लिया। फॉर कैलकुलेटिंग रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट इन ओरिजिनल बीम, शियर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम विल बी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कॉन्जुगेट बीम का जो शियर फोर्स होता है वो हमारी ओरिजिनल बीम के रोटेशन के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर मेरे को इस कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसकी भी मैंने बताई थी। पैराबोलिक कंडीशन के लिए कैसे निकालते हैं रिएक्शन फोर्सेस और ट्रायंगल के लिए कैसे निकालते हैं रिएक्शन फोर्सेस, वो हमने डिस्कस करा है लास्ट लेक्चर में। तो 1L क्या हो जाएगा, RA = RB। RA और RB को हमको निकालना है, वही होगा मेरा रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट इन AB। ठीक है, तो 1L मतलब मेरे जो कोऑर्डिनेट 1 था वहाँ पर क्या आएगा, 2/3 4 × 120/EI। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैराबोला हो गया, ये एरिया ऑफ पैराबोला है, दिस इज द एरिया ऑफ पैराबोला। ठीक है, अपॉन 2, क्योंकि RA और RB रिएक्शन है, 2 रिएक्शन थे इसलिए डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिली 160/EI। अब सिग्मा 1L विल बी 160/EI। अब सिग्मा 2L देखते हैं, सिग्मा 2L कहाँ बनेगा मेरे, जहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 दिया था मैंने, MB दिया था, तो वहाँ पर पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं कि वहाँ की रिएक्शन क्या होंगी। देखो RB1 मेरे को पता है, RB2 और RC निकालनी है, तो RB2 एंड RC विल बी इक्वल्स टू 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट ऑफ द दिस ट्रायंगल। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम RB और RC दोनों निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होगा 1/2 × 3 × 75/EI। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अपॉन 2, क्योंकि RB2 और RC दोनों रिएक्शन निकाल, तो यहाँ से वैल्यू आती है 56.25। अब जब मैंने डिस्प्लेसमेंट एंड 1 निकाला था तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ RA था, तो इसलिए मैंने RA की वैल्यू लिख दी 160/EI।
अब पर यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो यहाँ पे दो बीम्स थी, दोनों बीम के अलग अलग जो भी मेरे रिएक्शंस आ रहे थे उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आर बी वन के लिए मेरे पास रिएक्शन क्या आ रहा था 160/EI, और आर बी टू के लिए मेरे पास रिएक्शन क्या आ रहा था, आर बी टू के लिए रिएक्शन आ रहा था 56.25। उन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2। डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2 विल बी आर बी वन प्लस आर बी टू 160/EI 56.25/EI दैट इज 216.25EI। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ गया सिग्मा 1L एंड सिग्मा 2L। जो डेल्टा L आता था ये वो चीज़ आ चुकी है डेल्टा 1L एंड डेल्टा 2L। ठीक है, ये वही है जो हमारे स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्या निकालते थे, मेंबर्स को रिस्ट्रेन करते, फिक्सेड मोमेंट निकालते थे। फिक्सेड मोमेंट्स को फिर हम कोऑर्डिनेट में देखते थे, अगर कैसे फिक्सेड किसी कोऑर्डिनेट पे दो स्पान आ रहे हैं तो दोनों फिक्सेड मोमेंट को हम प्लस करते थे। ठीक है, ये सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, बस कॉन्जुगेट बीम मेथड से करी है। वहाँ पे हम क्या निकालते थे, वहाँ पे हम मोमेंट निकालते थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि स्टिफनेस मैट्रिक्स डिपेंड करते थे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देख के हम क्या देखते थे, फोर्स। यहाँ पे हम फोर्स देख के यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इस बार निकालना क्या है, हर जगह पे पहले हमको इक्वेशन में रखने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और स्टिफनेस में हम क्या करते थे, इक्वेशन में रखने के लिए हम क्या निकालते थे, फोर्स की वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये दो ही मेरे कोऑर्डिनेट्स थे तो इसलिए 2/2 की होगी, तो ये क्या होगी 2/2 की एक मैट्रिक्स हो गई, F11 F12 F21 एंड F22। अब वही करते हैं, यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं एट 1 पे। तो मैंने 1 पे एक 1 किलो न्यूटन मीटर का यूनिट फोर्स अप्लाई करा। स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्या करते थे, यूनिट रोटेशन अप्लाई करते थे, ये ध्यान रखना। फ्लेक्सिबिलिटी में 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा कंपोनेंट बनेगा F11 और यहाँ मेरा कंपोनेंट बनेगा F21। ये F11 आपको पता है क्या था, डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 1, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2 ड्यू टू यूनिट फोर्स एट 1। ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में देखा है। तो ड्यू टू यूनिट फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक मोमेंट दे रहा हूँ तो उसके कारण मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 1EI, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, मोमेंट की वैल्यू क्या है कि सिर्फ 1 है, और 1/EI होती थी कॉन्जुगेट बीम के लिए, तो यहाँ पे 1/EI का सिर्फ एक ट्रायंगल बनेगा। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले लोड को कंसीडर करते हुए जो हम कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं उससे हम निकालते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, और जब हम उसी जगह पे यूनिट फोर्स लगा देते हैं तो उससे जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं वो हमारी होती है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपको पता हो, याद होगी, तो क्या हो गई थी, F = डेल्टा हो गई थी, है ना, व्हेन P = 1। ठीक है, ये पूरी वो थी आपकी डेफिनेशन। अगर मेरा P1 है तो P1 मतलब यूनिट फोर्स, मैंने यूनिट फोर्स P1 दे दिया है, तो F विल बी इक्वल्स टू डेल्टा। तो मैं ये डेल्टा निकाल रहा हूँ एक्चुअल में, पर ये डेल्टा क्या है, F है मेरे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, इसलिए F11 क्या हो जाएगा यहाँ, तो अब मेरा यहाँ पे F11 क्या हो जाएगा, F11 विल बी मैंने ये भी पहले अपने क्वेश्चंस में हमने देखा है कि F11 विल बी क्या हो जाएगा, F11 विल बी 1/2 जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, और उससे आगे की जो भी जहाँ पर ये CG लाई करता है उसके आगे की जो डिस्टेंस होती है। तो F11 क्या है, 1/2 4/EI, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया, 2/3 जो उसकी सेंट्रॉइड से बाकी की बची हुई डिस्टेंस थी। सिमिलरली F21 में हमको सिर्फ कौन सा पार्ट यूज़ करना है, FB1 वाला, क्योंकि आगे वाली बीम से भी हमको कोई भी मतलब नहीं है, तो वहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पूरे जो लोड लग रहा है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाई इससे बची हुई डिस्टेंस इधर के लिए, तो इधर के लिए क्या यूज़ कर दी मैंने 1/5, तो इससे आपका 4/3i आ गया, 2/3i आ गया। अब सिमिलरली यूनिट लोड लगाते हैं हम कहाँ पे, यूनिट लोड हम लगाएंगे अब आपके 2 पे, जहाँ पे 1 किलो न्यूटन मीटर लगाया मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पे बनेगा F22 और यहाँ बनेगा F11। इसके लिए अब देखते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे लग रहा है, तो एक आपका AB स्पान के लिए बनेगा और एक BC स्पान के लिए बनेगा। ठीक है, तो दोनों स्पान के लिए मैंने अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बना लिए, जिनकी मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 1/EI। तो RA RB1 RB2 एंड RC ये आपकी होगी तीनों की वैल्यू। तो F12 यहाँ पे क्या है, F12 की वैल्यू क्या है, इस वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में हम देखें तो बची हुई डिस्टेंस क्या है, ये एक डिस्टेंस होती है 1/3 और ये डिस्टेंस होती है 2/3। तो जब भी हम RA वाले साइड से कैलकुलेट करते हैं तो हमको 1/3 यूज़ करना है, जब भी RB वाले साइड से यूज़ करते हैं तो 2/3 यूज़ करना है। तो F12 क्या हो जाएगा, 1/2 × 4 डॉट 1/EI डॉट 1/3
2a और F22 क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। F22 में पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया 1/2 4/EI क्रॉस 2/3, क्योंकि अब मैं बी साइड से ले रहा था तो ये 2/3 प्लस अब इस वाले एरिया का ट्रायंगल 1/2 3 क्रॉस 1/EI, क्योंकि इसका स्पैन का लेंथ 3 थी, 1/EI क्रॉस 2/3। ठीक है, 2/3। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है 1/3 और इसके आगे की डिस्टेंस क्या होती है 2/3। तो RB2 निकाल रहा हूँ, तो RB2 के लिए मैं यूज़ करूँगा 2/3। तो F विल बी इक्वल्स टू, अगर 1/3I कॉमन कर लेता हूँ मैं सबसे, तो मुझे मिल गई 4227। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ना भी कोई सेटलमेंट है ना कोई मूवमेंट आ रहा है, तो Δ1 Δ2 विल बी, Δ1 एंड Δ2 विल बी 0। तो अगर मैं मैट्रिक्स इक्वेशन बनाता हूँ जो कि होती है एफ पी इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डेल एल, तो एफ की वैल्यू रख दी, पी की रख दी, डेल्टा 0 0 थी और डेल्टा एल जो कि मैंने कहाँ से निकाला था, अपने अप्लाइड लोड्स को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करके निकाला था, उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो P1 P2 की वैल्यू और मैंने इन्वर्स कर दिया, और P1 P2 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगा इन्वर्स करके, तो मुझे मिल गया -85.875 एंड -68.250 एम ए और एम बी की वैल्यू। तो अगर मैं उसको डायग्राम में शो करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो आ रहा है सपोर्ट पे 85.875 और एक आ रहा है 68.250। तो इनको मैं अगर अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाता हूँ तो कैसा होगा, ये 120 एंड 75 का क्या है अप्लाइड लोड के कारण, ये 85.875 और 68.25 है आपके सपोर्ट मोमेंट्स।